फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है द सिविलियन कमांडो, एन IRS ऑफिसर हु बिकेम पैरा SF कमांडो, इंडियाज ब्रेवेस्ट। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Declassified Ministry of Defense। वादा करो कि तुम अपने मेडल लेने के लिए जिंदा रहोगे। तुम्हारी जगह मुझे नहीं जाना पड़ेगा। मुझे बस इतना सा वचन दे दो प्लीज। फोन पर बात कर रही दीपा आर्य अपने पति से वचन मांगती हैं तो लाइन के दूसरी तरफ एक खामोशी छा जाती है। तुम हंस रहे हो? मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। पत्नी जब सच में नाराज होने लगती है तो हजारों मील दूर बैठा ये पति उसको समझाते हुए कहता है, अरे दीपा, तुम तो बेकार ही टेंशन ले रही हो। मैं तो यहाँ कागज कलम घिसने का काम करता हूँ। भाई, मुझे कुछ कैसे हो सकता है? वाइफ को पता है इसका मतलब, शक है कि नहीं। लेकिन तुमने अभी भी मुझे वचन नहीं दिया। अपने पति के इस दिल बहलाने वाले झूठ को भांपते हुए दीपा आगे कहती हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मुझे वचन दो कि तुम अपने मेडल रिसीव करोगे, मैं नहीं। मुझे कैसे पता है वगैरह में तो लाइन की दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा जाती है। लेकिन इस बार दीपा का पति मुस्कुरा नहीं रहा था बल्कि ये सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी को ऐसा वचन कैसे दे सकता है। इंडियन आर्मी की पैरा SF में बिताए पिछले 3 सालों ने अगर उसे कुछ सिखाया था तो वो ये कि अगला क्षण तो छोड़ो, इस क्षण में भी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। ये कमांडो बारामूला के उरी सेक्टर में तैनात था जहां 8 महीने पहले इसकी आंखों के सामने हुए एक निर्मम आतंकी हमले में 19 भारतीय फौजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शायद यही कारण था कि ये कमांडो अपनी पत्नी को जीवित रहने का वचन देने में थोड़ा संकोच कर रहा था। लेकिन आज दीपा अपने पति की एक सुनने को तैयार नहीं थी और उसका ये गुस्सा जायज भी था। उसका ये गुस्सा जायज था क्योंकि उसने किसी कमांडो से नहीं बल्कि एक IRS ऑफिसर से शादी की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एडिशनल कमिश्नर जिसको बेहद आराम की जिंदगी छोड़ खतरों से खेलने का चस्का लग चुका था। लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने वाला एक सरकारी बाबू जो अपने देश के अंदर घुस के गंदगी फैलाने वाले चूहों का सफाया करना चाहता था। क्या जुनून है यार। इतनी अच्छी जॉब मिली, उसके लिए कितनी ऐशो आराम से भरी जिंदगी छोड़ दुनिया का सबसे खतरनाक और मुश्किल काम चुनने वाले इस IRS ऑफिसर का नाम था कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्य। इतनी मजेदार है। Don't tell me 2020 तक लिखा है। नमस्कार, जय मां भारती। टेरिटोरियल आर्मी यह भारत की एक ऐसी रिजर्व सेना है जिसमें देश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले सिविलियंस को भर्ती किया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी में काम करने वाले ऑफिसर्स को साल में कम से कम 2 महीने आर्मी को देने ही होते हैं और कई बार यह समय 2 महीने से ऊपर भी हो जाता है। यदि आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं तो आपको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में काम करने के साथ साथ अपनी आर्मी यूनिट के लिए भी 24 घंटे उपलब्ध रहना होता है। जब भी कभी आपकी यूनिट को आपकी जरूरत पड़ती है तो आपको बिना कोई सवाल पूछे खुद को प्रस्तुत करना होता है। IRS ऑफिसर प्रदीप शौर्य आर्य ने भी 2009 में टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया था। उनको एक रिजर्विस्ट के तौर पर कश्मीर में पोस्ट कर दिया गया था जहां वो पैरा SF में कैप्टन के पद पर तैनात थे।
मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर काम कर रहे कैप्टन प्रदीप को आर्मी से जब भी उनके सीओ की कॉल आती तो उनको कश्मीर के लिए निकलना पड़ता था। लेकिन अब समस्या यह थी कि कैप्टन प्रदीप इनकम टैक्स में एक एडिशनल कमिश्नर थे, जिसका मतलब यह था कि उनके पास काम की पहले से ही कोई कमी नहीं थी और हर बार कश्मीर जाने से पहले उन्हें अपने बॉस से परमिशन भी लेनी पड़ती थी, जो उन्हें मिल भी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्हें पैरा एसएफ से कुछ ज्यादा ही कॉल्स आ रही थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि मामूली सा दिखने वाला ये सरकारी बाबू एलओसी के दोनों तरफ एक अभेद्य और अत्यंत प्रभावशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित कर चुका था। एक नेटवर्क जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों का शिकार करना। 2 मई 2017 के दिन कैप्टन प्रदीप आर्या मुंबई के बलाड एस्टेट में स्थित अपने आईटी ऑफिस में बैठे हुए थे। ऑफिस में बैठे बैठे वो अपने एक हाथ से फाइलों के पन्ने पलट रहे थे और दूसरे हाथ से खाना खाने की कोशिश कर रहे थे। उनका सारा ध्यान आईएमएफ की एक रिपोर्ट पर टिका हुआ था जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर लिखी गई थी, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कैप्टन प्रदीप बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। लंच करते कैप्टन प्रदीप को अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि उनका सेलफोन बजने लगता है और ये कॉल एक ऐसे नंबर से थी जिसे वो इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। बड़ी अपना सामान बांधो और फटाफट मुंबई से निकलने वाली पहली फ्लाइट पकड़ लो, बाकी डिटेल्स लोकेशन पर पहुंचने के बाद। फोन की दूसरी तरफ से बोल रहा कैप्टन प्रदीप की पैरा एसएफ यूनिट का सीईओ ये कहता है तो वो उत्तर देते हैं, तुरंत निकल रहा हूं सर, जय हिंद। डिटेल्स बाद में दी जाएंगी। इसका मतलब यह था कि कैप्टन प्रदीप को बिना कोई सवाल पूछे तुरंत घाटी के लिए निकलना था, जहां उनकी यूनिट उरी सेक्टर में डिप्लॉयड थी। यहां दुनिया एक बॉस को रोती है और कैप्टन प्रदीप के तो दो बॉसेस थे। उन्होंने अपने सीईओ को तो हाँ बोल दिया था, लेकिन वो इनकम टैक्स में अपने बॉस से अनुमति लिए बिना कश्मीर नहीं जा सकते थे। तो उनको पता था कि ये ऐसे। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें फिर से कुछ महीनों के लिए जाना है? इससे पहले कि कैप्टन प्रदीप कुछ बोल पाते, आईटी कमिश्नर आगे कहता है, आई कांट बिलीव दिस प्रदीप, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। सर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अपने बॉस को शांत करने के लिए कैप्टन प्रदीप ये कहते हैं तो उनको उत्तर मिलता है, प्रदीप अगर तुम इतनी जल्दी कश्मीर जाओगे तो यहाँ डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा? तुम एक लंबा ब्रेक लेके वहां का सारा काम एक बार में क्यों नहीं निपटा देते? अपने बॉस का पारा और ऊपर चढ़ता देख कैप्टन प्रदीप कहते हैं, सर कॉल सीधा सीईओ से आई थी, मुझे जल्द से जल्द उरी पहुंचना है, आप तो कश्मीर की सिचुएशन जानते ही हैं और निकलना कब है तुम्हें? एक लंबी सी सांस खींचने के बाद आईटी कमिश्नर कैप्टन प्रदीप से ये पूछते हुए उनकी कॉन्फिडेंशियल लीव एप्लीकेशन पर साइन कर देता है। मुझे पता है तो फिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? सीधे से कर दे। अगले दिन की सुबह कैप्टन प्रदीप दिल्ली से होते हुए श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि उन्हें समन क्यों किया गया होगा। उनके सीईओ ने उन्हें एक भी क्लू नहीं दिया था और अब ये मिस्ट्री उनके पेट में गुलाटियां मार रही थी। कैप्टन प्रदीप की बेचैनी का दूसरा कारण यह था कि इससे पहले कभी भी उन्हें इस तरह समन नहीं किया गया था। आमतौर पर उन्हें महीने में ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर के लिए एक बार बुलाया जाता था, लेकिन इस बार उन्हें कुछ महीनों के हिसाब से अपना सामान पैक करने को बोला गया था। कैप्टन प्रदीप के उरी पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था। अपने बेस में प्रवेश करते ही सबसे पहले उनकी मुलाकात चिनार के पेड़ों को छेड़ती हवा और इस हवा की उस खुशबू से होती है जिससे उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी। कैप्टन प्रदीप को देखते ही उनके कुछ कमांडो साथी उनके पास आ उनसे हाल चाल पूछने लगते हैं। अरे सीईओ सर भी आते ही होंगे, वो उधमपुर गए हुए हैं। कैप्टन प्रदीप की यूनिट का एक ऑफिसर उनसे कहता है तो वो उत्तर देते हैं, चलो बढ़िया है, जब तक टाइगर आता है तब तक गपशप ही मार लेते हैं। इस पैरा एसएफ यूनिट का हर एक कमांडो अपने इस कर्नल सीईओ को टाइगर के नाम से बुलाता था और इसका एक अच्छा कारण भी था। सितंबर 2016 में पीओके के अंदर की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद ये कर्नल एक दिग्गज का दर्जा प्राप्त कर चुके थे। स्ट्राइक्स में निभाई गई अपनी भूमिका के लिए कैप्टन प्रदीप के सीईओ को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। कुछ मिनट बाद सीईओ की गाड़ी बेस के अंदर घुसती है और गाड़ी में से 6.5 फुट का अत्यंत शक्तिशाली दिखने वाला एक ऑफिसर बाहर निकलता है, जिसे देखते ही वहां मौजूद हर एक ऑफिसर सल्यूट मारने लगता है।
कौन है? गुड टू हैव यू बैक कैप्टन। कैप्टन प्रदीप की तरफ देख मुस्कुराते हुए कर्नल साहब आगे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हो, तुम्हें हमेशा एक्शन चाहिए था ना प्रदीप, तो तैयार हो जाओ, बहुत ही धमाकेदार एक्शन होने वाला है। ये कहते ही कर्नल साहब कैंप क्वार्टर्स की तरफ निकल जाते हैं और वो धमाकेदार एक्शन क्या होने वाला है ये जानने के लिए कैप्टन प्रदीप को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। रात को डिनर के समय कर्नल साहब कैप्टन प्रदीप और उनके साथ कई और ऑफिसर्स को ब्रीफ करते हैं। वो बताते हैं कि उनको मिली इंटेलिजेंस के अनुसार एलओसी के उस पार कुछ असामान्य गतिविधियां चल रही हैं, गतिविधियां जिनका उद्देश्य मिलिट्री स्टाइल वाले कुछ आतंकी दस्तों को कश्मीर के अंदर घुसाना है। कर्नल बताते हैं कि इंटेलिजेंस एकदम सॉलिड है और इसके ऊपर बिना कोई देर किए एक एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। यू विल बी इन चार्ज प्रदीप, इस मिशन को तुम लीड करोगे। वो आतंकी अंदर नहीं घुसने चाहिए और अगर अंदर घुस गए तो वापस नहीं जाने चाहिए। 8 महीने पहले उरी बेस पर हुए उस हमले की दर्दनाक यादें आज भी कैप्टन प्रदीप के दिमाग में बिल्कुल ताजा थीं। आज भी हर रात अपनी आंखें बंद करते ही उन्हें अपने साथियों की वो चीख पुकार सुनाई देती थी। कैप्टन प्रदीप उस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दिन को ना ही भूले थे और ना ही भुलाना चाहते थे। उरी हमले के कुछ दिन बाद ही भारतीय फौज ने पीओके में स्ट्राइक कर अपने फौजियों की वीरगति का बदला ले लिया था, जिसके बाद से पड़ोसी देश की फौज और बुरी तरह तिलमिलाने लगी थी। उसने फिर से घुसपैठ की कोशिशें तेज कर दी थी और कैप्टन प्रदीप को मिली इंटेलिजेंस के अनुसार अगले कुछ हफ्तों में आतंकियों का एक हाईली ट्रेन्ड दस्ता कश्मीर में घुसने की कोशिश करने वाला था। इस रात अपने बैरक्स में वापस आते हुए कैप्टन प्रदीप सोचने लगते हैं कि कैसे कुछ ही घंटों के अंतराल में वो मुंबई के सबसे पॉश इलाके को छोड़ दुनिया की सबसे खतरनाक जोन में आ चुके हैं। दुनिया की एक ऐसी जगह जहां सारी तैयारियों और एहतियात बरतने के बावजूद भी जीवन की कोई गारंटी नहीं थी। अगले दिन की सुबह होते ही कैप्टन प्रदीप भारतीय फौज के दूसरे इंटेलिजेंस विभागों से संपर्क साधते हैं। ये विभाग अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक और इमेजरी में एक्सपर्ट थे। इंटेलिजेंस की एक मजबूत रस्सी बनाने के लिए इन सभी धागों का एक साथ आना बहुत जरूरी था। 10 मई के दिन अपनी पत्नी दीपा को शादी की सालगिरह विश करने के बाद कैप्टन प्रदीप वॉर रूम में आते हैं और पिछले एक हफ्ते में मिली इंटेलिजेंस को एनालाइज करने में लग जाते हैं। दोपहर होते होते ये साफ हो जाता है कि एलओसी के उस तरफ चकोटी में बेस्ड पाक आर्मी की 652 बटालियन, जिसको माउंटेन टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, कुछ आतंकियों को एलओसी क्रॉस कराने की योजना बना रही है। एलओसी के उस पार से इंटरसेप्ट किए गए सैकड़ों कम्युनिकेशंस का विश्लेषण करने के बाद कैप्टन प्रदीप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घुसपैठ करने वाले आतंकी एलईटी और जेईएम से संबंध रखते हैं और सही समय आने पर इनको सुगना पोस्ट से उरी के अंदर लॉन्च करवाया जाएगा। अपने वॉर रूम में कैप्टन प्रदीप को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो इनपुट मिलता है। मेहमान आ रहे हैं, भेजने की तैयारियां शुरू करें। इस ऑडियो इनपुट को सीमा पार मौजूद एक आर्मी पोस्ट के रेडियो से इंटरसेप्ट किया गया था और ये इस बात की पुष्टि कर रहा था कि जल्द ही घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश होने वाली है। कैप्टन प्रदीप तुरंत अपने सीईओ को ब्रीफ कर देते हैं और बेस पर 6 कमांडोज के 3 स्क्वाड्स इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 2 स्क्वाड्स को बैकअप के तौर पर तैयार रहने का आदेश भी दिया जाता है। इस समय तक कैप्टन प्रदीप के पास इतनी इंटेलिजेंस इकट्ठा हो चुकी थी कि वो अपने स्क्वाड्स की ब्रीफिंग शुरू कर सकें। कमांडोज, हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि ये लोग सुगना पोस्ट से लॉन्च होंगे। लॉन्च होने के बाद ये लोग केडी के नाले वाले रास्ते से एलओसी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और हम इनको वहीं पर खत्म कर देंगे। पूरी सेक्टर के रेत से बने एक मॉडल के ऊपर जगह जगह निशान लगाते हुए कैप्टन प्रदीप आगे कहते हैं, स्क्वाड अभी ये क्लियर नहीं है कि ये दस्ता पीओके से कब रवाना होगा, लेकिन हम अभी से ही अपने काम पर लग जाएंगे।
कैप्टन प्रदीप को मिले ऑर्डर्स बिल्कुल साफ थे। उन्हें एलओसी के दोनों तरफ मौजूद अपने इन्फॉर्मर्स और एसेट्स को एक्टिवेट करना था, उनसे इंटेलिजेंस इकट्ठी करनी थी और भारतीय जमीन पर पैर रखते ही घुसपैठियों को रोकने के लिए अपने स्क्वाड्स को तैयार भी करना था। ये सब सोचने, बोलने और लिखने में तो बहुत ज्यादा सीधा था, लेकिन करने में नहीं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पड़ोसी देश की मदद से भारत में घुसने वाले आतंकी लगातार अपने प्लान्स और लोकेशंस चेंज करने के लिए जाने जाते थे। अच्छा। 22 मई 2017 की सुबह काले गॉगल्स लगाए कैप्टन प्रदीप अपने एक स्क्वाड को एलओसी पर स्थित टारगेट लोकेशन के पास पोजीशन लेने का आदेश दे देते हैं। ये लोकेशन इंडियन आर्मी की चाबुक पोस्ट के पास थी और सीमा पार से आने वाले बारातियों का स्वागत यहीं से किया जाना था। आज की सुबह कैप्टन प्रदीप ने पूरे जोश के साथ अपने पहले स्क्वाड को ऑपरेशन साइट के लिए भेज तो दिया था, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। इस गड़बड़ का नाम था कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि कैप्टन प्रदीप की आंखें आ चुकी थी। आज सुबह कैप्टन प्रदीप लाल सुर्ख आंखों के साथ नींद से उठे थे और थोड़ी देर में उन्हें अपने सीईओ को ब्रीफ करना था। Oh my God, उसमें तो दिखता भी नहीं है ढंग से। आर्या, तुम मुझसे दूर रहो। लाल आंखें लिए कैप्टन प्रदीप जैसे ही अपने सीईओ के सामने प्रस्तुत होते हैं तो सीईओ साहब चिल्लाने लगते हैं, मैं तुम्हें स्क्वाड्स के 10 मील दूर तक भी नहीं देखना चाहता, और अगर तुम अभी भी इस ऑपरेशन को लीड करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे भाई, तुम्हें आंखों के नहीं दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, दिमाग के डॉक्टर की। कैप्टन प्रदीप जानते थे कि उनके सीईओ गुस्से में ही सही पर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो एक आई इन्फेक्शन को अपनी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरते हुए भी नहीं देख सकते थे। इसीलिए वो तुरंत फील्ड हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें आई ड्रॉप्स और कुछ दवाएं दे देता है और इनके इस्तेमाल से शाम होते होते उनकी आंखों का इन्फेक्शन दूर होने लगता है। टाइम तो लगता है, इतनी जल्दी नहीं ठीक होती। 22 मई 2017 से इस एम्बुश ऑपरेशन की तैयारी फुल थ्रॉटल मोड में शुरू हो चुकी थी। फ्रेंड्स, कमाल की वीडियो बनाई है। मैं इस वीडियो में यही सोच रही थी कि इतनी सुंदर ये वीडियोस बनाते हैं, इनको व्यूज उतने मिलते नहीं है। कितनी दुख की बात है। इतने अच्छे मोटिवेटिंग वीडियोस जिससे हमारी जनरेशन को पता चलता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सैक्रिफाइस करते हैं, कितने ब्रेव हैं, कितने हद तक जाते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके पास इतनी कंफर्टेबल अच्छी लाइफ थी, अच्छी पोस्ट सब था, फिर भी उनका था कि मैंने नहीं ये भी ज्वाइन करना है, तो उन्होंने साथ में इसको भी ज्वाइन किया। और देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां वाइफ जो है वो परेशान होती हैं, यहाँ पे ऑफिस वाले जो हैं वो तंग कर रहे हैं कि भाई तुम बार बार जाते हो। बहुत मुझे उस टाइम लग रहा था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको पता है कंट्री के लिए जा रहे हैं, पूरा सपोर्ट देना चाहिए, बल्कि कहना है जब जाना है तुम जाओ यार, पूछने की क्या बात जरूरत है। उसकी जगह भी तुम्हारे काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, उसको टेंशन देना। मतलब उन्होंने जो है जितनी भी स्टडी की है उससे उनको पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो सीईओ है उसने ऐसा कुछ गुस्से में कहा होगा, तो नहीं कहना इसने कहा होगा, तो मतलब क्योंकि ये मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। पूरा सपोर्ट हर जगह से, मगर सब जगह पे उन्होंने अप्रूवल लिया था। उन्होंने बताया था आईआरएस को भी कि भैया मैं जो हूँ यहाँ पे हूँ, टेरिटोरियल जैसे बोल रहे हैं ऑफिसर हूँ, मैं जाऊँगा। और जो वहाँ पे उनके ऑफिसर होंगे मिलिट्री में, उनको भी पता होगा कि ये वहाँ पे काम करते हैं, तो सबको पता होगा। सिर्फ ये है कि जब भी आप थोड़ा उधर जाएंगे तो उनको होगा भैया काम कौन करेगा। नहीं यार, वहाँ पे उनको पता है कि देश की ज़रूरत है। और ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने सोचा कि दोनों जगह का काम संभाल लेंगे, वरना वो चाहते तो सिर्फ पैरासफ में ही परमानेंटली जा सकते थे। तो उनको लगा कि मैं दोनों तरफ हेल्प कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा दिखाया है, एक्सप्लेन किया है, काफ़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है अभी तक की जो हमने देखा। तो वेरी नाइस, मज़ा आ रहा है बहुत देखने में। और देखो कि इतनी उनको है कि कंजक्टिवाइटिस और वो लाल आंख हो गई, उसके बावजूद डॉक्टर के पास गए दवाई लेके, और हल्की सी, और जैसे ही कह रहे ना उनकी ठीक होने लगी, इतनी जल्दी नहीं ठीक होती। मेरी भी एक बार हुई थी, बाप रे कितना टाइम लगा था, मेरी तो जान ही निकल गई, पानी निकलता है, हाँ दिखता ही नहीं है। आपको पट्टियां वो रखनी पड़ती है कॉटन वाले, गर्मा बहुत कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद आंखों को धो करो, ये सब था। काफी टाइम हो गया, पूरा याद नहीं है, पर मुझे याद है इतनी तकलीफ होती थी, बड़ा टाइम। उसके बाद जब एक हो जाती है, दूसरी होना 100% है कि दूसरी भी अब होएगी। ऐसे होता ही नहीं कि एक ठीक रहेगी और ठीक हो जाएगी और दूसरी नहीं होगी। तो देख लो, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो लगता है ये चले जाएंगे, दवाइयां डालेंगे और चले जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि इतना जुनून है इनमें। तो बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। और ओ माय गॉड, इतनी ब्रेवरी
कूट कूट के भरी हुई है इनके अंदर, हमारे इन सोल्जर्स के अंदर। जितनी भी हमने सुनी है उनकी ब्रेवरी, हैरानी होती है और इतना प्राउड फील होता है, ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ से इतनी ब्रेवरी आती है। राइट, और इसमें इसका मतलब है उन्होंने पूरी ट्रेनिंग भी ली होगी और तभी तो पास भी हुए होंगे पूरे। वो जो पैरा सब का कितना टफ होता है, वाओ अमेजिंग। मतलब एक IRS ऑफिसर का उस पैरा SF की ट्रेनिंग में पास होना, वही अमेजिंग है, वही अमेजिंग है, बिल्कुल। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।